हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, ठीक है, फर्स्ट क्लास होंगे। चलिए देखो, आप ऐसा मत बोला करो कि सर नाम ले लो, प्लीज नाम ले लो। बेटा बहुत सारे बच्चे हैं, हजारियों बच्चे होते हैं, सबका नाम लेना कैसा पॉसिबल है। लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स, ठीक है, जिनके मैं नाम देख पा रहा हूँ, देखिए उनके ले लेता हूँ। साधना जी हैं, विकास बाबू हैं, राकेश कुमार हैं, राम जी हैं, नीतू हैं, आशीष हैं, जयप्रकाश हैं, शिखर जी हैं, चित्रांश हैं, आरजू जी हैं, उपेंद्र हैं, निकिता हैं, संदीप हैं, सलोनी जी हैं, कृष्णा हैं, जय कुमार हैं, भास्कर जी हैं, अमन श्रीवास्तव हैं, नेहा जी हैं, ठीक है। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, सब लोग अच्छे हैं? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है ना। और सत श्री अकाल, राम राम जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे ही होंगे, ठीक है, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ठीक है। आइए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, स्टार्ट कर दिया था। फंडामेंटल राइट के आपके बहुत सारे पार्ट होंगे, ठीक है। अगर आपको इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ना है तब बहुत सारे पार्ट्स होंगे। अगर आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो 3 लेक्चर्स में फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी का, ठीक है, एग्जाम का कोई अभी तक अता पता है नहीं, पर्याप्त समय है तो हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे समरी के साथ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए, ठीक है ना, ये मान के चलिए कि ये पूरा सप्ताह आपके लिए डेडिकेटेड है फंडामेंटल राइट के लिए। और उसके बाद, ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूं बिल्कुल शुरुआत में, और मैं रोजाना आपको बताऊंगा कि 11 तारीख को, ठीक है, हमारी 11 बजे से मैराथन क्लास होगी, ठीक है। पॉलिटी अभी तक जितना पढ़ाया सब कुछ, ठीक है, उसमें कंप्लीट होगा। 11 तारीख 11 बजे से सुबह पॉलिटी की मैराथन क्लास। चलिए आइए, ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। आइए, ठीक है, शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है जी, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक बार मैं सारी चीजों को लिख देता हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, अडॉप्टेड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है सर। तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, संविधान से ग्रहण किए गए हैं, ठीक है, वेरी फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इनका जो नेचर है, इनकी जो प्रकृति है वह नकारात्मक है। मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरा, ये न्याय योग्य होते हैं, मतलब ये प्रवर्तनीय है या ये वाद योग्य है, वाद योग्य है। अगली बात मैंने ये बताई थी कि हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, अब्सोल्यूट नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है, ठीक है ना। इन पर युक्त युक्त निर्बंधन लागू है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लागू है, इन पर युक्त युक्त निर्बंधन लागू है, रेस्ट्रिक्शंस लागू है इन पर, ठीक है। तो ये बात भी हमने डिस्कस की थी, इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लागू है, इनको भी बहुत अच्छे से। इसके बाद इनको निलंबित किया जा सकता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में इनको निलंबित किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जहां पर हम इनको सस्पेंड कर सकते हैं, बेसिकली जहां पर हम इनको निलंबित कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स की कुछ, ठीक है, विशेषताएं थी हमारे संविधान के परिप्रेक्ष्य में, ये हमने देख ली थी, बहुत अच्छे से हमने समझ ली थी, ठीक है। आइए, अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के मौलिक अधिकारों के 7 वर्ग थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों के हमें केवल 6 वर्ग दिखाई देते हैं। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं कि सर जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान, मूल संविधान,
ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी भी मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा, इसका सीधा सा मतलब होगा कि सर वो कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था। ठीक है, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकारों के 7 वर्ग थे। सबसे पहला वर्ग क्या था सर, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा क्या था सर, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। तीसरा क्या था सर, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये तीसरा था। चौथा क्या था भैया जी आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस लिबर्टी या रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चौथा ये, इनफैक्ट है भी था क्या, ये तो है भी चौथा। पांचवा क्या था, या पांचवा क्या है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, संस्कृति संबंधी अधिकार। ठीक है भैया, तो शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट सर अगला क्या था, ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार। ये था, ये अब है नहीं, ये एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, और उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मूल संविधान है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों के, ठीक है भैया जी, ये 7 वर्ग थे। तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मौलिक संविधानों के कितने, 7 वर्ग थे। सबसे पहला था राइट टू इक्वालिटी। बात समझ पा रही है सर, किसका, कौन सा राइट, इक्वालिटी का राइट, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा था, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये है आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, तीसरा जो है वो है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो है आपका, ये केवल आर्टिकल 23 से 24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद जो चौथा है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या रिलीजियस लिबर्टी, ये आपका आर्टिकल 25 से 28 में है। इसके बाद एजुकेशन एंड कल्चर रिलेटेड राइट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, ये जो है वो आर्टिकल 29 से 30। अब राइट टू प्रॉपर्टी, जी हां, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, ये भी एक फंडामेंटल राइट था जो आर्टिकल 31 में था, लेकिन ये अब इसमें आर्टिकल 31 में है नहीं वर्तमान में। ठीक है, इसको हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यहां से हमने इसको हटा के फेंक दिया। ठीक है ना, अब ये यहां पर आपका है नहीं, एक्चुअली मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो। ठीक है, तो ये यहां पर है नहीं आपका। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अभी जो लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्या सर, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज। ठीक है, ये आर्टिकल 32 में है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट भैया कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 32 में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सबसे पहले, ठीक है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 है, राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 19 से 22 है। ठीक है, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24 है, रिलीजियस लिबर्टी 25 से 28 है। ठीक है, राइट टू कल्चर एंड, ठीक है, एजुकेशन आर्टिकल 29 से 30 है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में है। ये है ही नहीं, तो कुल मिला के, ठीक है, 5वां ये हो गया, 6वां ये था, 7वां ये हो गया। अब ये वाला हमारे संविधान में है ही नहीं। ठीक है, इसको हमने यहां से हटा दिया। चलिए, ये बात हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली थी।
क्लियर है ना? तो बस, तो ये एक बार हमारा क्विक रिवीजन हो गया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, इनका विस्तार आर्टिकल 12 से 35 तक है कि नहीं? मौलिक अधिकारों के बारे में जो चर्चा कर रखी है हमारे संविधान में, वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में कर रखी है। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि जबकि जो वास्तविक मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो मौलिक अधिकारों के वर्ग है, जो मौलिक अधिकारों के वर्ग है, जो बेसिकली मौलिक अधिकारों के क्लास है, ठीक है, उनका विस्तार तो 14 से 32 तक है, केवल 14 से 32 तक है। मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में जिन मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में जिन मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है। लेकिन जो मौलिक अधिकारों के वर्ग हैं, जो हमको अधिकार प्रदान करते हैं, जो हमको राइट देते हैं बेसिकली फंडामेंटल, वो तो 14 से 32 तक है। तो सर बाकी का 12, 13, 33, 34 और 35 क्या मौलिक अधिकार नहीं है? क्या 12, 13, 33, 34 और 35 मौलिक अधिकार नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चे, जी हां, वो मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन वो मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ विशेष प्रोविजंस हैं। वो मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि वो अधिकार नहीं देते, ना नागरिकों को देते ना गैर नागरिकों को देते। तो बेसिकली वो राइट नहीं दे रहे, वो अधिकार नहीं दे रहे, वे मौलिक अधिकारों के संबंध में स्पेशल प्रोविजंस है, कुछ विशेष उपबंध है। क्लियर है ना? तो ये बात मैंने आपको बताई। अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 32 की, सॉरी आर्टिकल 12 की, ठीक है, आर्टिकल 12। तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 20। आर्टिकल 12 के बारे में हम लोग, ठीक है, डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आर्टिकल 12 की विषय वस्तु को हम अच्छे से समझते हैं, बहुत डेप्थ में समझते हैं, बहुत डिटेल में समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, मैंने बोला था आपको, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने सैटरडे वाले लेक्चर में आपको बताया था कि सब मौलिक अधिकार जो हैं, वह मौलिक अधिकार राज्य के अगेंस्ट व्यक्तियों को, व्यक्ति में नागरिक और गैर नागरिक दोनों आ जाएंगे, तो राज्य के विरुद्ध नागरिकों और गैर नागरिकों को संरक्षण प्रदान करते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं, वे मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध, ठीक है, अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध ये क्या करते हैं? नागरिक और गैर नागरिकों को संरक्षण प्रदान करते हैं, अधिकार प्रदान करते हैं, जिससे कि राज्य, ठीक है, उनके अधिकारों का हनन ना कर सके। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि राज्य क्या है सर? मतलब कि मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य किसको माना जाएगा? तो बस आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। ये जो आर्टिकल 12 है, इसमें एक्चुअली क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। स्टेट है इसमें। कहने का आशय यह है कि इसमें राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये राज्य किस खेत की मूली है? राज्य का मतलब क्या है? तो ये राज्य वही है, ठीक है, जिसके विरुद्ध नागरिक और गैर नागरिकों को संरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में, अब मेरी बात आप समझिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, इधर देखेंगे प्लीज, मैं लिख सकता हूं ना, ठीक है, आप लोगों की परमिशन से, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। आप लोग एक्चुअली पता है क्या है, आप लोग कभी ऑफलाइन तैयारी नहीं किए, ठीक है। अगर आप लोग ऑफलाइन तैयारी किए होते ना ढंग से, या फिर आप लोग बेसिकली सिविल सर्विसेज वगैरह की पढ़ाई किए होते, क्योंकि आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हो वनडे एग्जामिनेशन, आप में से ज्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो इससे पहले ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे। अब सोचा कि चलो RWA का UPSI का बैच आया है तो ले लेते हैं, या फिर जो हिस्ट्री क्या नाम है इसकी, क्या नाम है, पैट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना, वनडे एग्जामिनेशन की। तो उनको क्या है कि लाइन, ठीक है, लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन लिखाते चले जाओ, तो उनको ये लगता है कि यही सिस्टमेटिक वे है जो लाइन बाई लाइन है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब हम कभी भी किसी भी विषय को डेप्थ में समझते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे, ठीक है, अतिरिक्त प्रोविजंस भी आते हैं जो हमें साथ लिखने पड़ते हैं। इसलिए जब आप कभी भी नोट्स बनाया करो ना, कभी भी बच्चे, तो नोट्स बनाओ, तो देखो नोट्स बनाने का सबसे सही तरीका है कि एक इस पेज पे लिखो, इस वाले पेज पे लिखो, ये वाला पेज खाली छोड़ो, हमेशा खाली छोड़ो। क्यों? क्योंकि पता नहीं जब आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना, मान के चलिए कि आपको 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए एग्जाम निकलने में, आप जो भी कुछ नया पढ़ते हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इस बगल वाले पेज पे लिखते जाओ, बगल वाले पेज पे लिखते जाओ जो भी आप कुछ लिख रहे हो। तो इसलिए हमेशा जब नोट्स बनाओ तो बेटा इस तरफ लिखो, बात समझ पा रही है? इस तरफ लिखो,
ये वाला खाली छोड़ो, फिर इस तरफ लिखो, फिर अगला वाला खाली छोड़ो, ऐसे करके करो। ठीक है, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 12 जो है, आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा है। ठीक है, अब ये राज्य, राज्य का मतलब क्या है बेटा? ये राज्य वही है जिसके विरुद्ध ठीक है ना, व्यक्तियों का मतलब है इसमें सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन दोनों शामिल है, सी प्लस एन सी, सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन। ठीक है, तो जिसके विरुद्ध व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं वही राज्य है, अधिकार प्रदान किए गए हैं, अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है, ये नोट में आपको लिखना है। कहने का आशय ये है कि जहां जहां पर बोला है कि राज्य व्यक्तियों को विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, जैसे ऐसा लिखा हुआ है किसी आर्टिकल में। ठीक है, आप लोग उस आर्टिकल का नाम भी जानते होंगे, नंबर भी जानते होंगे। तो किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राज्य व्यक्तियों को विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये राज्य है कौन? तुम बताओ बेटा, राज्य। ठीक है, क्या राज्य एक मूर्त अवधारणा है? क्या आपने राज्य को देखा है या मैंने राज्य को देखा है? किसी ने राज्य को नहीं देखा ना, तो वहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आखिर ये राज्य किस खेत की मूली है, आखिर ये राज्य है क्या, ये आया कहां से है, इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है। बात समझ पा रही है? तो उसी राज्य को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में। क्लियर है? यहां तक समझ में आया तो एक बार थम्स अप करो सब लोग। ठीक है, तो उस राज्य को डिफाइन किया गया है किसमें? आर्टिकल 12 में। चलिए, राम वर्मा है, कह रहे हैं कि सर एक कहावत है, जितनी औकात हो उतनी चादर फैलानी चाहिए। मैं आपको एक और बात बताऊं, ठीक है, इस कहावत का मैं आपको एक तोड़ बताता हूं। ये आपने अपने विवेक में डाल लिया कि कुछ लोगों ने बताया कि जितनी औकात हो, ठीक है, उतनी ही पैर फैलाने चाहिए, या जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाने चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, पैर फैलाने की कभी कोई सीमा नहीं होती। ये निर्भर करता है, ठीक है, आप पर। ठीक है, आपका मस्तिष्क, आपका विवेक, आपका हौसला, आपका जुनून किस हद तक जाने के लिए तैयार है, ये निर्भर आप पर करता है। ये बात आप मेरी सोच के रखना, समझ के रखना इस बात को। ठीक है, चलिए, अब व्यक्ति क्या करता है ना बेटा, कि व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी परिभाषा बना लेता है। आपने देखा होगा किसी को, ठीक है, आप किसी शराबी से बात करना, उससे पूछा कि भाई शराब क्यों पीते हो, वो ऐसे कारण बताएगा कि वो आपको खुद इन्फ्लुएंस कर देगा कि हाँ यार सही बात है, बेचारी की मजबूरी है। वो क्या बताएगा? अरे यार बचपन मेरे पिताजी की मौत हो गई, वो चल बसे। फिर उसके बाद मेरी माताजी भी चल बसी। फिर मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू निकली, उसने मेरा बहुत शोषण किया, वो मुझे रोजाना मारती थी बेलन से, चिमटे से, ये सब हुआ। फिर आर्थिक स्थिति घर की कमजोर हो गई, मेरा 1 बीघा खेत बिक गया, मैं सड़क पे आ गया, ये हो गया वो गया, इसलिए मैं पीता हूं। वो ऐसे तर्क देगा कि आप सेटिस्फाई हो जाओगे, अरे यार सही बात है। ठीक है, और उस भी व्यक्ति को देखो आप, जिसके जीवन में लाख कष्ट है, वो शराब नहीं पी रहा, वो मेहनत कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब वो निर्भर आप पे करता है कि आप किससे सीख लेते हैं। तो तभी तो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो। चलिए, ठीक है, तो चलिए, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई बहुत। तो आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा है। अब ये जो राज्य की परिभाषा है, आर्टिकल 12 में, ठीक है, ये राज्य की परिभाषा बेसिकली यहां पे राज्य क्या है? ये वही राज्य है जिसके विरुद्ध व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है जी, आइए, तो अब यहां पर देखते हैं कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो देखो, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा। नंबर फर्स्ट, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार एवं संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, इंडिया एंड पार्लियामेंट। ठीक है,
ये किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के अंतर्गत आएगा। भारत सरकार और संसद, मतलब भारत सरकार के अधीन एक छोटे से कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, और संसद के अधीन एक छोटे से चपरासी से लेकर और एक सांसद और लोकसभा स्पीकर तक, या फिर राज्यसभा के ठीक है सभापति तक, मतलब ठीक है इसके अंतर्गत आने वाले एक छोटे से लेकर उच्च अधिकारी तक, एक छोटे से लेकर एक चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक, वो सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे राज्य के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? राज्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, राज्यों की सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट, राज्यों की सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट एवं विधानमंडल। विधानमंडल, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ये भी किसके अंतर्गत आते हैं भैया? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये भी आपके राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राज्यों की सरकारें एवं उनका विधानमंडल। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। राज्यों की सरकारें एवं उनका विधानमंडल, ठीक है। एक ही भाषा में रहने दो बेटा, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने बोल तो दिया, मुझे हिंदी में ही लिखने दो केवल। ठीक है, चलिए। भारत सरकार एवं संसद, संसद। सेकंड, राज्यों की सरकारें एवं उनका विधानमंडल, राज्यों की सरकारें एवं उनका विधानमंडल, विधानमंडल, ठीक है, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, तीसरा, राज्य में किसे माना जाएगा? लोकल अथॉरिटीज को, स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटीज। देखो बेटा, ये जो लोकल अथॉरिटीज है, स्थानीय प्राधिकरण, ये जो लोकल अथॉरिटीज है, स्थानीय प्राधिकरण। स्थानीय प्राधिकरण का मतलब है कि लोकल अथॉरिटीज के अंतर्गत आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है, और आपकी नगर पंचायत। तो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाला बेटा कोई भी अधिकारी या कर्मचारी वो स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत आएगा। बात समझ पा रही है? क्लियर है? तो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाला, ठीक है, कोई भी कर्मचारी से लेकर उच्च अधिकारी तक वो स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत आएगा। और अगर वह स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत आएगा तो अब इसी बात है वो राज्य है। अब आपको ये पता होगा ग्राम पंचायत 3 स्तर पर है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद ठीक है ना क्षेत्र पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर ये त्रिस्तरीय संरचना होती है ना, तो क्षेत्र पंचायत होती है। और उससे ऊपर के स्तर पर बेटा क्या होती है? जिला पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। अब नगर पंचायत पे आप आइए। जब आप नगर पंचायत पे आएंगे तो देखो नगर परिषद है, ठीक है, जो छोटे कस्बे होते हैं वहां पर नगर परिषद होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी नगर पालिका होती है, ठीक है, जहां पर लगभग ठीक है 2.5 लाख से ऊपर की जनसंख्या होती है ऐसे नगरों में, वहां पे नगर पालिका होती है। और ऐसे नगर जहां पे लगभग 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है वहां पे नगर निगम होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वहां पे नगर निगम होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसके अंतर्गत आने वाला बेटे कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक वो स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत आएगा और वो राज्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वो राज्य माना जाएगा। और जो चौथा है, ध्यान रखिएगा, चौथा है अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज, अन्य प्राधिकारी। अब इस अन्य प्राधिकारी शब्द को कुछ स्पष्ट रूप से व्याख्यायित नहीं किया गया, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन आएंगे, ठीक है, इनकी परिभाषा दी है। और जो जो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे ऑब्वियस सी बात है वो राज्य माने जाएंगे, वो राज्य माने जाएंगे। चलिए अब मैं एक बार आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं। सबसे पहले अनिल कुमार का कमेंट है कि सर आपने आर्टिकल 8 नहीं पढ़ाया।
आप अनिल कुमार जी शायद आपने लेक्चर को अच्छे से देखा नहीं होगा, ठीक है ना, आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने देखा नहीं होगा अपने लेक्चर्स को, तो इसलिए आपको लग रहा है कि मैंने 8 नहीं पढ़ाया। प्लीज एक बार ढंग से पढ़ो, ठीक है, फिर बोलो। चलिए, प्रीति भाटी कह रही है, चलिए प्रीति अच्छा सा फोन लो, ठीक है, फोन की ठीक है, बढ़िया सा फोन लेके, और जब आप देखा करो ना लेक्चर्स को, तो आप जो है ना हाई क्वालिटी में देखा करो। जब आप हाई क्वालिटी में देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है मुझे बताओ, किसी भी तरह का कैसा भी डाउट हो प्लीज मुझे बताइए। चलिए, जी यार, शिवम सिंह क्या है शिवम, ठीक है, शिवम यार तुम कहां से आ जाते हो यार, तुम एक बार बताओ, तुम इसी ग्रह के प्राणी हो क्या? ठीक है, अभी मैं तुम्हारे कमेंट को डिसेबल कर दूंगा, तुम 20 फोन करोगे RWA में, फिर वहां से रिक्वेस्ट करोगे प्लीज दिग्विजय सर ने मेरा कमेंट डिसेबल कर दिया। ठीक है, ढंग से बोला करो यार, ठीक है, UPSI बनने जा रहे हो यार, 2 स्टार लगेंगे, मजाक बात है। ठीक है, आपको अपनी भाषा पर बहुत संयम होना चाहिए, आपका मना मस्तिष्क, आपका विवेक बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जिस, ठीक है, जा रहे हो बेटा, जिस एग्जाम की तैयारी करने के बाद जिस डिपार्टमेंट में जाओगे वहां पे बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी आपके ऊपर, आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, वहां पे लोगों का कल्याण करना है, ऐसे करोगे आप इस तरह की भाषा बोलकर। जी चलिए, अब देखिए एक कमेंट है इनका, राम वर्मा का, निजी कंपनी भी आती है या नहीं साहब? अरे वाह, राम वर्मा इसमें निजी कंपनी कैसे आ जाएंगी साहब? निजी कंपनी कैसे आ जाएंगी? ठीक है, राज्य है ये, राज्य में कहीं मैंने निजी कंपनी लिखा है? आप बताइए। ठीक है, तो निजी कंपनी नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, ठीक है, अन्य प्राधिकारी जो है ना, अदर अथॉरिटीज, जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा ना अदर अथॉरिटीज को, तब आपको समझ में आएगा, अरे यार बाप रे, ये तो बड़ा, ठीक है ना, डेप्थ विषय है, तब आपको ये बात समझ में आएंगे। चलिए, अब सालू चौहान को ये भी बताना है कि सर ये याद कैसे करेंगे, बताइए। एक टीचर की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अब ये भी बताए कि याद कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि याद कैसे करें। चलिए, मैं याद करवाऊंगा, आप चिंता ना करो, मेरे घर पे आ जाओ बेटा, ठीक है ना, या फिर मैं आपके घर पे आ जाऊंगा, एक डंडा ले लूंगा, तो मैं सामने बैठा लूंगा, और जैसे बचपन में मास्टर जी रटवाते थे ऐसे रटवा दूंगा। जी आइए, ठीक है, फटाफट से चलते हैं जी। ठीक है, अब इधर देखिए, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, ठीक है, देखो इस बात को समझना, मैं कमेंट अब आपके हाइड कर रहा हूं, है ना, इस बात को समझना, और अगर आपकी नींव अच्छे से डल गई ना फंडामेंटल राइट की, मजा आ जाएगा आपको। देखो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया सर फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, बात समझ में आई, बात समझ में आई कि सर फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, इनका जो नेचर है वो एक्चुअली नेगेटिव है। अब नेगेटिव नेचर का मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिव है, ठीक है, दोनों में अंतर है ना, ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि इसमें निषेध का अर्थ है, इसमें निषेध का अर्थ है, इसलिए ये जस्टिसिएबल है। ये कैसे है बेटा, ये प्रवर्तनीय है, तो ये मेरे प्यारे बाबू कैसे हैं, जस्टिसिएबल है, ठीक है, इन्फोर्सिएबल है। ये अब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि सर इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लागू किए जा सकते हैं, और इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है कुछ समय के लिए। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों के 7 वर्ग थे, मैं इधर लिख देता हूं, है ना बेटा, मौलिक अधिकारों के 7 वर्ग थे, ठीक है, और ये बात मैं आपको बता चुका हूं, परंतु वर्तमान में 6 वर्ग हैं। परंतु वर्तमान में बाबू कितने वर्ग हैं? परंतु वर्तमान में 6 वर्ग हैं, वर्तमान में इनके 6 वर्ग हैं, 6 वर्ग हैं, क्लियर है। अब 6 वर्ग कौन कौन से हैं? तो संपत्ति का अधिकार केवल नहीं है, बाकी ये सभी हैं। समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32।
ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। इसके बाद मैंने बताया कि सर बात यह है कि जो मौलिक अधिकारों के जो वर्ग हैं, मौलिक अधिकारों के वर्ग वह 14 से 32 तक में है ना बाबू, मौलिक अधिकारों के वर्ग। लेकिन उसके बावजूद भी सर जो मौलिक अधिकारों का विस्तार है वो 12 से 35 तक है। तो आखिर सर हमें यह समझना है कि आर्टिकल 12, हमें बस ये बता दो आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35 क्या ये मौलिक अधिकार नहीं है? कोई भी पूछे बोल देना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बोल देना कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में आ रहे हैं, भाग 3 में आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये व्यक्तियों को या नागरिकों या गैर नागरिकों को किसी भी प्रकार से राज्य के अगेंस्ट कोई स्वतंत्रता नहीं दे रहे। ये राज्य के अगेंस्ट, राज्य के विरुद्ध, ठीक है, नागरिक अथवा गैर नागरिकों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दे रहे। तो ये मौलिक अधिकार है ही नहीं, क्योंकि ये अधिकार ही प्रदान नहीं करते। तो ये मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है जो मौलिक अधिकारों के लिए जरूरी है। तो ये मौलिक अधिकारों के लिए जरूरी प्रोविजंस है। एक्चुअली ये सारे जो है बेटा क्या है, ये मौलिक अधिकारों के लिए जरूरी प्रोविजंस है, या मौलिक अधिकारों को बेहतर तरीके से समझने के लिए, ठीक है। अब आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। अब जैसे मैंने ये आपसे कहा, ठीक है, सपोज दैट एक एग्जांपल मैं आपसे लेके, ठीक है, बताता हूं इस बात को, आर्टिकल 12 को। अब मैं अपने अंदाज में बताता हूं। मैंने बोला कि बच्चों नालायकों से बच के रहो, बात समझ में आ रही है? तो मैंने बस आपसे ये कह दिया कि नालायक लोगों से आप बच के रहो। तो स्वाभाविक सी बात है, आपका पहला प्रश्न क्या होगा कि सर नालायक कौन है? बोलो, आप पूछोगे कि नालायक कौन है, तो बताऊंगा कि नालायक ऐसे होते हैं, नालायक वैसे होते हैं, नालायकों की नाक ऐसी होती है, नालायकों की आंख ऐसी होती है, नालायकों के बाल ऐसे होते हैं, नालायकों के होठ ऐसे होते हैं, नालायक इस तरह की क्रिया करते हैं, प्रक्रियाएं करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से बोलूंगा, आपको बताऊंगा कि नालायक लोग ऐसे दिखते हैं, ऐसा एक्ट करते हैं, इस तरह के कार्यों को करते हैं। तो वैसे ही, ठीक है, पूरे भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को अथवा गैर नागरिकों को, या कभी कभी दोनों को ही, राज्य के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। अब राज्य के जब विरुद्ध अधिकार हैं तो साहब ये राज्य किस खेत की चिड़िया है? आप ये तो बताओ, राज्य का मतलब क्या है जी? क्लियर है? राज्य का क्या आशय है? तो भैया राज्य किस किस को माना जाएगा, ठीक है ना। जिसको राज्य माना जाएगा, तुम्हारे सर की कसम बेटा, उसके अगेंस्ट व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अब जैसे कहने का आशय ये है, अगर मान के चलिए, ठीक है, इधर देखो आप मेरे प्यारे बच्चे, इधर देखो, ठीक है, देखो, ठीक है, ये राज्य है, ये स्टेट है, प्लीज आप इधर देखना, ये राज्य है, ये स्टेट है, ठीक है। तो ये जो राज्य है ना, ये आप देख रहे हो, ये जो राज्य है ना, इसके विरुद्ध, ठीक है, व्यक्तियों का अधिकार प्राप्त है, इसके विरुद्ध व्यक्तियों का अधिकार प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। अब व्यक्तियों में कभी कभी, ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी आएंगे और कभी कभी नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी आएंगे। तो कभी कभी नागरिक भी आएंगे भारत के, कभी कभी गैर नागरिक भी। मतलब कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होंगे जो मेरे प्यारे बच्चे भारत के नागरिकों को प्राप्त होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त होंगे, तो कुछ ऐसे जो नागरिकों को, कुछ ऐसे जो गैर नागरिकों को प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब राज्य के अंतर्गत शामिल कौन कौन होगा, ठीक है। सवाल ये उठता है कि साहब हम राज्य में शामिल किस किस को करेंगे, बात समझ पा रही है? तो राज्य में अगर हम देखें जी, अगर राज्य में हम देखें, यहां पर देखें तो सर यहां पर कौन हो गया? भारत सरकार। थोड़ा नीचे ले लो बच्चे। तो यहां पर कौन हो गया? भारत सरकार एवं संसद। भारत सरकार एवं संसद, ये हो गया ना बाबू, भारत सरकार एवं संसद, ये हो गया। अच्छा, दूसरा, ठीक है, राज्यों की सरकारें एवं उनका विधानमंडल, राज्यों की सरकारें एवं उनका विधानमंडल, एवं उनका विधानमंडल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। राज्यों की सरकारें एवं उनका विधानमंडल एवं उनका विधानमंडल,
ठीक है। तीसरा मैंने क्या बोला, तीसरा भैया जी इसमें कौन आएगा, तो तीसरा इसमें आएगा स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटीज, स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। और चौथा कौन आएगा सर, अदर अथॉरिटीज, अन्य प्राधिकारी। अब इस अन्य प्राधिकारी की बच्चे कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन माना जाएगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से बताया है, ठीक है। गैर नागरिक कौन है, अरे जो भारत का नागरिक नहीं है गैर नागरिक है, भारत में आया है, नौकरी कर रहा है लेकिन भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है, भारत में एजुकेशन ले रहा है लेकिन भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है, ठीक है। भारत में घूमने आया है, टूरिस्ट है, लेकिन भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है, वो गैर नागरिक है, वो नॉन सिटीजन है यार जी। प्रभु कह रहे हैं एक ही पंक्ति कितनी बार समझनी पड़ेगी, जब तक एक एक बच्चे को क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक समझनी पड़ेगी। आप ज्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है, कोई बात नहीं, आप एक बार पढ़ लो, समझ लो, और अगर मैं वही बात दोबारा समझा रहा हूं तो म्यूट कर लो, ठीक है, या फिर हलवा खाने चले जाओ। लेकिन अगर एक भी डाउट आता है कि सर मुझे ये डाउट है, तो मैं उस बच्चे का डाउट पूरा करूंगा, ये बात ध्यान रखना, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इनके विरुद्ध व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त है, इनके विरुद्ध, इन सब के विरुद्ध व्यक्तियों का अधिकार प्राप्त है। अब सवाल ये उठता है कि सर अन्य प्राधिकारी में, अन्य प्राधिकारी अदर अथॉरिटीज में हम किस किस को शामिल करेंगे, ये जो अदर अथॉरिटीज है, तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने बेटा अपने काफी सारे निर्णयों के माध्यम से अदर अथॉरिटीज में कौन कौन शामिल होगा, ठीक है, उसको स्पष्ट किया है। अपने बहुत सारे निर्णयों के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि अदर अथॉरिटीज में कौन कौन शामिल होगा, अदर अथॉरिटीज में कौन कौन शामिल होगा, अन्य प्राधिकारी में कौन कौन आएगा। चलिए, तो सबसे पहले, ठीक है ना, दिए गए अपने निर्णयों में, ठीक है, दिए गए अपने निर्णयों में क्या बोला है, तो सबसे पहले जो माननीय न्यायपालिका ने बोला है वो ये बोला है कि कोई भी ऐसी संस्था जिसको कोई सरकारी कार्य ट्रांसफर किए गए हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी संस्था, एनी इंस्टीट्यूशंस और एनी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, ऐसा निकाय ऑब्लिक संस्थान, निकाय का मीन्स होता है बेटा बॉडी, ठीक है, तो ऐसा निकाय ऑब्लिक संस्थान, संस्थान जिसको कोई सरकारी कार्य स्थानांतरित किया गया हो, जिसको कोई सरकारी कार्य स्थानांतरित किया गया हो, जिसको कोई सरकारी कार्य स्थानांतरित किया गया हो, स्थानांतरित किया गया हो, किया गया हो। बात समझ पा रही है? तो ऐसा कोई भी निकाय अथवा संस्थान बेटा जिसको कोई सरकारी कार्य ट्रांसफर कर दिया गया हो। मान के चलिए कई बार ऐसा होता है बेटा कि सरकार के पास बहुत बोझ होता है, ठीक है, तो जब सरकार के पास कोई बोझ होता है ना, तो सरकार क्या करती है कि अपने कार्यों को किसी संस्थान को, किसी व्यक्ति को अथवा किसी बॉडी को दे देती है कि भाई आप करो ये काम, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बोझ है, हम नहीं कर पाएंगे, आप कर लो हमारे इस काम को। तो उस केस में वो भी सरकार है, वो भी राज्य है उस केस में, ठीक है, उस केस में वो भी क्या है बेटा, वो भी राज्य है। ये बात समझ पा रही है जी? सर जी पहली बार कोई आर्टिकल 12 और 13 पढ़ा रहा है चलिए थैंक यू बेटा, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ऐसा कोई भी निकाय अथवा संस्था जिसको कोई सरकारी कार्य स्थानांतरित किया गया हो, जिसको कोई, ठीक है, सरकारी कार्य दिया गया हो। दूसरा, ऐसी संस्था बेटा, ऐसी संस्था जो सार्वजनिक महत्व के कार्य करती हो, जो सार्वजनिक महत्व के कार्य करती हो, कार्य करती हो, मतलब जिसके द्वारा लिए गए निर्णय बेटा, जिसके द्वारा लिए गए निर्णय ठीक है ना, जनता के हित में हो, जनता के हित में हो,
ऐसी कोई भी संस्था, ठीक है। मैं आपको सबका एग्जाम्पल बताऊंगा, चिंता ना करना, बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है। 2 ये हो गया। तीसरा बेटा, ऐसी कोई भी संस्था, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखना है एनी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडी। तो कोई भी ऐसी संस्था अथवा निकाय है ना मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी ऐसी संस्था अथवा कोई भी ऐसा निकाय, ठीक है, एनी इंस्टीट्यूशंस और बॉडी जो सरकारी पैसे से चल रही हो, जिसमें सरकार का रुपया लगा हो, जो, ठीक है ना, पार्शियली मतलब अंशतः और कंप्लीटली मतलब पूर्णतः सरकार के द्वारा वित्त पोषित हो, सरकार द्वारा वित्त पोषित हो। बात समझ पा रही है? तो बेटा ऐसी कोई भी संस्था जो पूरी तरह से अथवा, ठीक है ना, कम ही सही, चाहे आप पूरी तरह से सही, जो सरकार के पैसे पे चल रही हो, वो भी राज्य मानी जाएगी। मोनू कुमार, ठीक है। चलिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला, ठीक है ना, सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी राज्य मानी जाएंगी। सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी, है ना बेटा, जैसे जो महान रत्न, मिनी रत्न, ठीक है, नवरत्न, ये जो कंपनी होती है ना, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, सेल, गेल, वेल वगैरह, ये सब राज्य मानी जाएंगी, ये सारी की सारी राज्य मानी जाएंगी जी। चलिए, ये बात क्लियर है, आर्टिकल 12 बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 13 की तरफ, ठीक है। आर्टिकल 13 समझते हैं। आर्टिकल 13, देखिए आर्टिकल 13 जो है ना, बड़ा स्पष्ट सा और बड़ा अच्छा सा आर्टिकल है, ठीक है सर। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 कहता है कि हमने मौलिक अधिकार बना तो दिए, लेकिन हम मौलिक अधिकारों की अब सुरक्षा करेंगे। हमने, ठीक है, हमारे देश के नागरिकों को अथवा व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दे तो दिए, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम उनकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। तो आर्टिकल 13 जो है वो अदर लॉज से, ठीक है, अदर लॉज, अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा देते हैं, ठीक है। बेसिकली मौलिक अधिकारों को अन्य विधियों से सुरक्षा दी जाएगी। तो आर्टिकल 13 जो है वो अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं, सुरक्षा की गारंटी देते हैं। बात समझ पा रही है? अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों को सुरक्षा की गारंटी, ठीक है सर, क्लियर है? किससे बेटा? अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों को, कुल मिलाकर ये मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 13 किनसे? अन्य विधियों से, ठीक है। तो आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्शन देता है, किससे? अदर लॉ से, अन्य विधियों से। अब आर्टिकल 13 के 3 क्लॉज हैं, आर्टिकल 13 के 3 क्लॉज हैं, ये बात आपको समझनी है कि जो आर्टिकल 13 है, इस आर्टिकल 13 के 3 क्लॉज हैं। सबसे पहला क्लॉज जो है आर्टिकल 13 का, ठीक है, वो 13 क्लॉज 1 है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है, और उसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 3 है, ठीक है। देखो ये ध्यान रखना, अभी आप केवल इनको समझो, ठीक है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण केसेस आएंगे ना, ठीक है, जैसे इसमें आर्टिकल 13 में आपका जो सबसे पहला केस आएगा वो चमकम दुराइजन वाला आएगा। तो चमकम दुराइजन का मामला, शंकरी प्रसाद का मामला भी इसी में आएगा, ठीक है ना। सॉरी, इसमें सबसे पहले शंकरी प्रसाद का मामला आएगा, तो शंकरी प्रसाद का मामला इसमें आएगा। इसमें गोलकनाथ का मामला आएगा, सज्जन सिंह का मामला आएगा, केशवानंद भारती का मामला आएगा आर्टिकल 13 में। ये सारे मामले में कब पढ़ाऊंगा?
जब मैं फंडामेंटल राइट को कंप्लीट करवा दूंगा। अगर बीच में मैंने आपको वाद विवाद पढ़वाई, केसेस पढ़ाए, गोलकनाथ या फिर सज्जन सिंह या फिर ठीक है आपका इंदिरा साहनी वगैरह वाले जो आरक्षण में आते हैं, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। जब आप पूरा फंडामेंटल राइट को अच्छे से समझ लोगे और जब लास्ट में आप केस देखोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है जी। आइए, ठीक है, तो आर्टिकल 13 में क्या है? अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। ठीक है, अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी आर्टिकल 13 में है। अब हमको ये समझना है आर्टिकल 13 में भाई मौलिक अधिकारों को हम अन्य विधियों से सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब सबसे पहली बात ये होती है कि सर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि जो संविधान पूर्व विधियां हैं, मतलब हमारे संविधान के लागू होने से पहले की जो विधियां हैं, संविधान पूर्व विधियां, ठीक, उनसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, संविधान पूर्व विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। ठीक है, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में संविधान पूर्व विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। ठीक है, ऐसी विधियां जो संविधान से पहले की हैं उनसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। 13 क्लॉज 2 जो है बेटा उसमें संविधान पश्चात विधियों से, संविधान पश्चात विधियों से, तो ऐसी विधियां, ठीक है, विधियों से जो संविधान के बन जाने के बाद की हैं, संविधान पश्चात विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, संविधान पश्चात जो विधियां हैं वे या तो संसद के द्वारा बनाई गई हैं या राज्यों के विधानमंडल के द्वारा सुरक्षा। और ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, यही आर्टिकल 13 जो है वह हमारे सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देता है। यही आर्टिकल 13 हमारे सुप्रीम कोर्ट को किसका? जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देता है, खासकर स्पेशली आर्टिकल 13 क्लॉज 2। क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है भैया संविधान पश्चात विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अब संविधान पश्चात विधियां मतलब संविधान के बन जाने के बाद की विधियां। संविधान के बन जाने के बाद की विधियां कौन बना सकता है? संविधान के बन जाने के बाद की विधियां जो है जो बनाई जाएंगी या तो वो संसद बनाएगा या कोई स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, किसी भी राज्य का विधानमंडल बनाएगा, लेजिस्लेचर बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, तो या तो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा या फिर संसद बनाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है मेरे प्यारे बच्चे। तो संविधान पश्चात विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। तो सर संविधान के बन जाने के बाद जो विधियां बनेंगी उन विधियों को या तो संसद या स्टेट लेजिस्लेचर, तो अगर संसद या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी ऐसी विधि बना रहे हैं जिससे मौलिक अधिकारों को खतरा है या फिर जो बेसिकली मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रही हैं, ठीक है, मौलिक अधिकारों के ऊपर बेसिकली इन्वेजन कर रही है, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, ऐसी कोई भी विधियां जो संसद ने बनाई या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाई जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, ठीक है, उसको रिव्यू कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। किस आर्टिकल के तहत करेगा? इसी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत करेगा। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है ना बेटा मेरे प्यारे बच्चे, इसी ने जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया है। अलग से कहीं से जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। इसी ने न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार दिया है, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार दिया है, इसी ने जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया है। ये बात आपको समझनी है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जी। वित्त पोषित मीन्स फाइनेंशियली स्पॉन्सर्ड यार, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 संविधान पश्चात विधियां, बेटा संविधान के बन जाने के बाद विधियों को बनाने का, ठीक है, जो अधिकार है, तो संविधान के बाद विधियों को बनाने का अधिकार या तो संसद को है, स्टेट लेजिस्लेचर को है। बोलो मानते हो आप? या तो संसद को है या फिर सर किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को है। अगर संसद और स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई भी कानून बनाया जो मौलिक अधिकारों के किसी भी भाग का, किसी भी खंड का अतिक्रमण कर रहा हो, तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ये है संविधान पूर्व विधियां। अब बेटा वो विधियां जो ब्रिटिश रूल में बनी थी, वो विधियां जो बेसिकली अंग्रेजों के शासनकाल में बनी थी, उन विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में, ठीक है, ये है
आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में यह है कि आखिर विधि शब्द के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाएगा। 13 क्लॉज 3 में क्या है सर? 13 क्लॉज 3 में यह है कि आखिर ये जो विधि शब्द है, इस विधि शब्द के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाएगा। विधि शब्द के अंतर्गत कौन कौन आएगा। जी, विधि शब्द के अंतर्गत, ठीक है। तो विधि शब्द के अंतर्गत हम किस किस को शामिल करेंगे जी। इस विधि शब्द के अंतर्गत हम किस किस को शामिल करेंगे, इस विधि शब्द के अंतर्गत बेटा कौन कौन आएगा। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में यह है, विधि शब्द के अंतर्गत किस किस को शामिल करेंगे, कौन कौन विधि शब्द के अंतर्गत आएगा। तो देखो, संसद या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून, ठीक है। संसद, पार्लियामेंट ऑब्लिक स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है बेटा, P/SL, मैंने एस लिख दिया, पार्लियामेंट ऑब्लिक स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट ऑब्लिक स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा निर्मित कानून, मतलब जो भी अधिनियम है, एक्ट है, ठीक है, वो विधि शब्द के अंतर्गत आएंगे। कोई भी नियम, ठीक है ना, ऑब्लिक विनियम, कोई भी नियम ऑब्लिक विनियम विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला सर? कोई भी नियम अथवा विनियम किसके अंतर्गत आएगा? विधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। कोई भी प्रथा, कोई भी रीति विधि शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है सर। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा पारित अध्यादेश या किसी भी सरकारी अधिकारी के द्वारा दिया गया आदेश, ये भी विधि शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो सर कानून, नीति, कानून, रीति, प्रथाएं, नियम, विनियम, आदेश, अध्यादेश, ये सब विधि के अंतर्गत आएंगे, सारे के सारे विधि शब्द के अंतर्गत आएंगे। लेकिन आर्टिकल 368 संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। ये भी एक अपने आप में, ठीक है सर, बड़ा बवाल है इसको लेकर कि सर, ठीक है, संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं होता आर्टिकल 368। तो 368 के द्वारा कोई भी, अगर हम संविधान संशोधन के माध्यम से कोई भी प्रावधान निर्मित करते हैं, लागू करते हैं, तो संविधान संशोधन जो है वह विधि शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है। संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, विधि के अंतर्गत नहीं आता, नहीं आता है, आता है, ठीक है। देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, विधि क्या है, विधि क्या है? अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। तो अब यहां पर सबसे पहला सवाल यह है कि सर ये विधि है क्या? बात समझ पा रही है? तो विधि क्या है, विधि के अंतर्गत कौन कौन आएगा? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है कि विधि के अंतर्गत कौन कौन आएगा। लेकिन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में संविधान पश्चात निर्मित विधियों से, ठीक है, और संविधान पूर्व की विधियों से। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, संविधान पूर्व की विधियां तो जो अंग्रेजों के शासनकाल में बने, तो अंग्रेजों के शासनकाल में बने हुए जितने भी नियम और विनियम है वह संविधान पूर्व की विधियां हैं, ठीक है। अंग्रेजों के शासनकाल में बने हुए जितने भी कानून है वो, ठीक है, संविधान पूर्व की विधियां हैं। क्लियर है? अब उन विधियों में रीति रिवाज वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है, जो अंग्रेजों के समय में बने हैं वो भी, और जो समय से चल रहे रीति रिवाज वगैरह वो सब है, वो सब बेटा विधि आ जाएंगे, उनसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होगी। संविधान पश्चात निर्मित विधियों से मौलिक अधिकारों की भी सुरक्षा होगी। और विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो प्रथाएं और रीति भी आएंगी विधि शब्द के अंतर्गत। अब आपने देखा होगा, ठीक है, जलीकट्टू उत्सव मनाया जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि साहब इसमें जो है ना, ठीक है, हिंसा होती है, इसमें पशु हिंसा होती है और साथ ही साथ इसमें मानवीय हिंसा भी तो हो रही है, ठीक है। तो पशुओं पर अत्याचार तो हो ही रहा है, तो बेसिकली साथ ही साथ ये है, ठीक है, मानवीय एक तरह से वो भी है ये, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे, ठीक है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, क्योंकि बेसिकली ये, ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन अथवा उल्लंघन कर रहे थे। बेशक ये आपकी संस्कृति का हिस्सा है और सभी को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, आर्टिकल, ठीक है, 29। लेकिन कोई भी ऐसी प्रथा अथवा रीति जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही होगी, ठीक है, उसको रोक दिया जाएगा, उसको सीमित कर दिया जाएगा। वह जिस भी हद तक मौलिक अधिकारों का, ठीक है ना, शोषण कर रही होगी, वह जिस भी हद तक मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही होगी, उस हद तक उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। व्यू क्या कर रहा है?
चलो ये वाला समझ में नहीं आया, इजी लैंग्वेज में बता दूं। चलो देखो, इजी लैंग्वेज ये है, मैंने बोला, ठीक है, आपसे मैंने बोला, क्या बोला मैंने आपसे, ठीक है, एक बहुत अच्छे से उदाहरण देके समझाता हूं। चलिए, मैंने आपसे बोला कि ऐसा कोई भी खाना मत खाइए जिसमें वसा होता हो। बात समझ में आ रही है? तो आपको एक बात तो पता चलेगी कि ऐसा कोई खाना हमें खाना नहीं है जिसमें फैट है, जिसमें वसा है। क्लियर है? तो ऐसा कोई खाना नहीं खाना जिसमें वसा है। अब आप लोग जो है ना कहते जा रहे हो, आपने याद कर लिया कि ऐसा कोई खाना नहीं खाना जिसमें फैट है, जिसमें वसा है, लेकिन एक्चुअली वसा होता किस किस में है ये भी तो समझाना मेरा उद्देश्य है ना, कि भाई वसा किस किस में होता है। तो मैं कहूंगा बेटा, देखिए, जितने भी तिलहन से निर्मित उत्पाद होते हैं उन सब में वसा होता है, ठीक है। और वसा की पूरी परिभाषा बताऊंगा कि वसा बेसिकली क्या होते हैं। लिपिड होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड होते हैं, लो डेंसिटी लिपिड होते हैं। एक बार को हाई डेंसिटी लिपिड का आप कंज्यूम कर लो अच्छे से, लेकिन लो डेंसिटी लिपिड का कभी भी कंज्यूम मत करो, ये आपकी धमनियों में जाकर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, इससे हृदयघात की संभावना बढ़ती है। ऐसे मैंने आपको सारी चीजें बता दी, और मैंने आपको ये भी बता दी वसा है क्या। ऑब्वियस सी बात है, अब आप देखोगे किसी भी खाने को खाने से पहले देखोगे कि इसमें वसा है या नहीं। अगर है तो आप उसे नहीं खाओगे, क्योंकि आपको मास्टर ने समझा दिया। ऐसी आर्टिकल 13 में बोला है कि अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। तो मौलिक अधिकार क्या है हमें पता है, लेकिन अन्य विधि में क्या क्या आएंगे, ठीक है। अन्य विधि जिनसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है, तो इस अन्य विधि में आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में आता है ऐसी विधियां जो संविधान पहले की हैं, जो संविधान से पहले की हैं, जो अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिशर्स के समय में, या उससे पहले के समय से जो विधियां हैं, ठीक, उनसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है। ठीक, उनसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। जैसे सपोज डेट एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि, ठीक है ना, बहुत पुराने समय के नहीं जा रहा, ठीक है ना, संविधान के लागू हो जाने से पहले के कोई ऐसा प्रावधान बेसिकली था नहीं, हालांकि, ठीक है ना, संविधान से पहले, लागू हो जाने से पहले अंग्रेजों के समय में सती प्रथा निषेध, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठगी प्रथा का अंत, शिशु हत्या का निषेध, ऐसे बहुत सारे प्रगतिशील कदम उठाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन फिर भी, ठीक है, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को लेकर कोई बहुत बड़ा प्रावधान नहीं था। अंग्रेज भी चाहते थे कि भारत में ये अनटचेबिलिटी बनी रहे, छुआछूत बनी रहे, जिससे कि वह फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत में लंबे समय तक शासन कर पाए। तो बस मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इस छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, मेरी बात समझ रहा आप। तो संविधान पूर्व निर्मित विधियां, तो हालांकि बहुत पहले से चली आ रही है हमारे समाज में एक अस्पृश्यता नाम की एक बीमारी है, एक छुआछूत नाम की बीमारी है, जहां पर तथाकथित उच्च जाति के लोग ये समझते हैं कि निम्न जाति के लोगों के साथ हमें उठना बैठना खाना पीना नहीं चाहिए, हमें इनके साथ कोई सामाजिक सरोकार नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, ऐसा उनको लगता है जी, ऐसा उस तरह का उनको लगता है। सपोज दैट एग्जांपल दीजिए, बात समझ में आ रही है। अब अगर हम देखें तो अस्पृश्यता जो बहुत पहले की बीमारी है, जो हमारे संविधान से पहले की है, ठीक है, वो आज अगर हम उसको बनाए रखते हैं, अगर आज हम उसको फॉलो करते हैं, तो वो सीधे तौर पर आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 16 का, आर्टिकल 17 का सीधा सीधा उल्लंघन करती है। और ऐसी कोई भी विधि हमारे भारत में रह ही नहीं सकती बेटा, ठीक है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो, जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रही हो, ठीक है ना, अस्पृश्यता अतिक्रमण कर रही है, तो अस्पृश्यता एक अपराध है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रही है। अब जैसे सपोज दैट आपने सुना होगा एक, ठीक है ना, रोलेट एक्ट के बारे में सुना होगा, जिसको सिडनी रोलेट ने बनाया था 1918 में। तो रोलेट एक्ट बेसिकली सिडनी रोलेट ने इसलिए बनाया कि बंगाल और पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, कि बंगाल और पंजाब में किस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बेसिकली एक कमीशन बना, उसने रोलेट एक्ट बनाया, जिसमें यह कहा गया कि अगर केवल व केवल किसी भी क्रांतिकारी पर हमें संदेह है, तो हम बिना एविडेंस के, केवल संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और उसको लगभग 2 साल तक पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं। तो इसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। ठीक है, अगर आज आप देखें तो इस तरह का कोई भी कानून भारत में फॉलो ही नहीं हो सकता, इस तरह का कोई भी कानून चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे आर्टिकल 20 का और हमारे आर्टिकल 22 का उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि आर्टिकल 20 बोलता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 22 बोलता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो ये चल ही नहीं सकता, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अंग्रेज उपाधियां देते थे, किसी को राय बहादुर, किसी को राय रायन, किसी को नाइटहुड,
ठीक है, इस तरह की उपाधियां देते थे जिससे कि इन लोगों को उपाधि देकर वो अपने हित में काम करवा सके, तो वो उपाधियां देते थे। अगर आज भारत सरकार चाहे कि हम उपाधि दे दे दिग्विजय को जिससे कि दिग्विजय हमारे हित में काम करे, तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि सीधे तौर पर भारत सरकार ऐसा करके आर्टिकल 18 का उल्लंघन करेगी। तो भारत सरकार आज मुझे कोई उपाधि नहीं दे सकती, ना वो मुझे राय बहादुर, ना राय रायन की, ना केसरी हिंद की, ना नाई ठुटी की, कुछ भी नहीं, क्योंकि आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। तो ऐसी कोई भी विधि न बनाई जा सकती, न लागू की जा सकती जो मौलिक अधिकारों का किसी भी सीमा तक उल्लंघन कर रही हो, उनको सीमित कर रही हो। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान पूर्व निर्मित विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, इसमें संविधान पश्चात विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अब सवाल ये उठता है कि विधि है क्या, मतलब विधियों से सुरक्षा है ना मौलिक अधिकारों की। अरे भाई, विधियों से तो सुरक्षा है मौलिक अधिकारों की, किसी और से तो है नहीं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, विधियों से ही तो सुरक्षा है मौलिक अधिकारों की बेटा। जी क्लियर है ना बच्चे, तो विधियों से ही तो सुरक्षा है मौलिक अधिकारों की। अगर विधियों से सुरक्षा है मौलिक अधिकारों की, तो विधि के अंतर्गत कौन कौन से शब्द शामिल किए जाएंगे, तो बेटा ऐसे कोई भी कानून जो संसद अथवा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं विधि के अंतर्गत आएंगे। ऐसा कोई भी नियम या विनियम, कोई भी प्रथा अथवा रीति रिवाज, कोई भी अध्यादेश अथवा आदेश, ये सब विधि के अंतर्गत आएंगे। लेकिन संविधान संशोधन आज भी विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके पीछे की कहानी है, इसके पीछे बेटा एक बहुत लंबा इतिहास है कि संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत क्यों शामिल नहीं है, इस पर बड़ी डिबेट हुई है। ठीक है, और तब जाके केशवानंद भारती मामले में यह निर्णय दिया गया है कि संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आ सकता। तो क्या हम संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर सकते हैं? नहीं। अगर संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता, तो क्या हम संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। ठीक है, चलिए थैंक यू बेटा, है ना, तो फिर कल मिलते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।